देखो कल हम साइबर सिक्योरिटी वाले टॉपिक पे पढ़ रहे थे। हमने साइबर क्राइम क्या होता है इसकी अवधारणा समझी थी, साइबर क्राइम कितने प्रकार का होता है ये देखा था, कौन कौन सी शब्दावलियां हैं जिसके तहत साइबर क्राइम में एग्जाम में पूछा जाता है, और साइबर क्राइम के अंतर्गत जो रोकने के उपाय हैं वो भी देखा था कि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल भूमिका भी होती है कि हमको कुछ मेजरमेंट स्वयं यूजर को अपनाने पड़ते हैं कि आपको अपना पासवर्ड, आपको कुछ ऐसी डिवाइस उपयोग करनी पड़ेगी जिससे थोड़ा सा क्या है आप साइबर हमलों से बच सको। तो वो शब्दावली पर ही अपन को फोकस करना है। लेकिन देखो यदि आपको मेंस में लिखने को आए कि साइबर अपराध क्या होता है, साइबर अपराध के प्रकारों को समझाइए, या फिर साइबर अपराध क्या होता है, साइबर अपराध की अवधारणाओं को समझाते हुए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को समझाइए, तो उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस लिखना पड़ेगा। यदि आप साइबर अपराध की अवधारणा समझा रहे हो और साइबर अपराध के प्रकारों को लिख रहे हो, तो आप थोड़ा सा क्या है कैटेगराइज करके लिखोगे। साइबर अपराध के प्रकार में क्या है, आर्थिक टाइप के साइबर अपराध, सामाजिक टाइप के साइबर अपराध, और तकनीकी टेक्निकल टाइप के साइबर अपराध है। यही ये मीन्स के लिए कि आप यदि साइबर अपराध के प्रकार लिख रहे हो तो आर्थिक साइबर अपराध, सामाजिक साइबर अपराध और तकनीकी साइबर अपराध, तकनीकी साइबर अपराध जो अपन ने पढ़ा लिखना वही है भाई। आर्थिक साइबर अपराध के अंतर्गत क्या आएगा, जिसमें पैसा, सलामी हमला, सलामी अटैक, फिर साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग, स्पूफिंग, स्पूफिंग, पायरेसी, ठीक है ना। और जो भी पैसे से रिलेटेड है वो सब आर्थिक अपराध। सामाजिक अपराध साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग, साइबर पोर्नोग्राफी, साइबर वारफेयर, फ्लेम आइडेंटिटी थेफ्ट, पोर्नोग्राफी, साइबर वारफेयर, फ्लेम, साइबर फ्लेम, आइडेंटिटी थेफ्ट, और तकनीकी में जितने बचे हैं डाटा डिडलिंग, स्पैम, कुकीज, बग, फिशिंग, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। फिशिंग मतलब क्या है, आप मेंस में लिखो तो ऐसा थोड़ा कैटेगराइज करके लिखोगे तो थोड़ा ठीक लगेगा। ठीक है, अब देखो हमने इससे संबंधित सारी शब्दावलियों को देख लिया था। अंत में बस हमको ये देखना है कि भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं साइबर अपराध को रोकने के लिए। देखो साइबर अपराध को रोकने के लिए सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है, साइबर लिटरेसी। जब तक व्यक्ति समझदार नहीं होगा साइबर अटैक से नहीं बचा जा सकता। अब आपको फोन करके कोई आपसे ओटीपी मांग ले रहा है, अब इसमें कोई क्या ही कर सकता है। अब कितना ही मजबूत एंटीवायरस और कितना ही फायरवॉल लगा के रखो, लेकिन आप ही समझदार नहीं हो, आपको कोई फोन कर रहा है कि ओटीपी आया होगा वो दे दो, और आप नादान बच्चे टाइप अपना ओटीपी दे दे रहे, अपना बैंक का पासवर्ड बता दे रहे, अपने एटीएम का नंबर बता दे, मतलब बिल्कुल बच्चों टाइप की हरकत। क्यों? क्योंकि हमारे को अभी साइबर लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी, तकनीकी साक्षरता की थोड़ी सी कमी है। तो सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण तो क्या है, टेक्निकल एजुकेशन है। साइबर से रिलेटेड सारी चीजों को समझना चाहिए कि डाटा की क्या इंपॉर्टेंस है, पासवर्ड कैसे बनाना है, पासवर्ड रिसेट कैसे करना है, कैसे काम करता है, वर्चुअल कीपैड की क्या भूमिका है, मतलब अपना थोड़ा सा रोल, चीजों का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। तो ले देखिए वो सब क्या आ जाता है, साइबर आपको लिटरेसी, इससे संबंधित जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है। और देखो इसके लिए भारत सरकार अलग अलग कैंपेन चलाती है, बहुत सारे कार्यक्रम भी चल रहे हैं। आरबीआई भी अपना कैंपेन चलाता है कि आर्थिक अपराधों पर रोक लगाई जा सके। तो सबसे मेन तो क्या है, अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस। भारत सरकार जो डिजिटल इंडिया मिशन चला रही है उसकी सफलता के लिए भी जरूरी क्या है, डिजिटल अवेयरनेस। अब क्रिप्टो करेंसी पे बात होने लगी है,
तो जब तक डिजिटल अवेयरनेस नहीं आएगी, हम साइबर वर्ल्ड से थोड़ा सा उसको दोस्ताना संबंध नहीं बनाएंगे, उसको नहीं समझेंगे, तब तक इस टाइप की समस्या हमको जाती रहेगी। तो देखो, एक तो ये पक्ष हो गया है अवेयरनेस, और ये आपको मेंस में लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई, साइबर से संबंधित अपराधों के लिए अवेयरनेस की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। हमको तो अभी केवल किस पे फोकस करना है, भारत सरकार ने क्या किया है, क्योंकि हमको पेपर में यही पूछेगा कि भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा। तो अवेयरनेस वाला टॉपिक तो है ही, साथ में अब हमको क्या है, कुछ जिसको कहना चाहिए कि फैक्ट बताने पड़ेंगे। और भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए जो सबसे मेन एकमात्र कानून है, वो है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईटी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इसमें 2008 में संशोधन हुआ है, 20 में भी संशोधन हुआ है। बहुत बड़ा संशोधन 2008 में किया गया था। फिर इससे रिलेटेड नियमों को बनाया गया, 2011 में नियम बनाए गए इससे रिलेटेड। तो साइबर अपराधों के नियंत्रण के लिए भारत में अभी जो एक अम्ब्रेला कानून जिसको कह सकते हैं, वो क्या है, आईटी एक्ट 2000। जो भी साइबर से रिलेटेड अपराध होते हैं उसमें क्या है, इसकी डिटेल से बातें लिखी गई हैं। लेकिन अब देखो, 2000 में अधिनियम बना था, 2008 में संशोधन हुआ था, बाद में भी संशोधन हुआ है। लेकिन अब क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि हमारा अधिनियम पुराना पड़ते जा रहा है। देखो, नया ही है, अपडेट भी हुआ है, लेकिन यहाँ तो रोज नए टाइप के अपराध आते जा रहे हैं, और नए टाइप के अपराध आते जा रहे हैं और जिस अधिनियम की सीमा से ही बाहर है। तो देखो, हमको तो कुछ बेसिक फैक्ट याद रखना है कि ये अधिनियम क्या है, 17 कब लागू हुआ, 17 अक्टूबर 2000। एक तो डेट याद रखना है, 17 अक्टूबर 2000। इसमें कुल 94 धाराएं हैं, 94 धाराएं हैं। कुल अध्याय 13 है और कुल अनुसूचियां 13 अध्याय, और अनुसूची कितनी है, 4 अनुसूचियां हैं, कुल अध्याय 13 है। इसमें 2008 में संशोधन हुआ है। अब देखो, इसकी कुछ धाराएं जो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, उन धाराओं को हमको याद रखना है। जैसे इस अधिनियम की एक सबसे महत्वपूर्ण धारा थी 66A। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा है 66A। इसको 2008 में संशोधन करके जोड़ा गया था, मूल में नहीं थी ये। 2008 में जो आईटी एक्ट में संशोधन हुआ था, उस संशोधन के तहत इस 66A को शामिल किया गया। ये 66A क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने संबंधी प्रावधान। कि आप कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से आपत्तिजनक कंटेंट, कोई व्यक्ति यदि लिखता है, कोई ऐसी फोटो डालता है जिससे किसी व्यक्ति की मानहानि हो रही है, अपराध बढ़ रहा है, फेक न्यूज, ये सब 66A संशोधन करके जोड़ा था। लेकिन इसका क्या है, सरकारों द्वारा बेजा दुरुपयोग किया गया। आपने सरकार की जरा सी आलोचना लिखी, पुलिस आपको 66A के तहत उठा के ले जाएगी, 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। मतलब छोटी से छोटी आलोचना पर भी सरकार ने कार्रवाई करनी चालू कर दी। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रद्द कर दिया गया। इस एक्ट की इस धारा को 2015 में श्रेया सिंघल वाद में इस प्रावधान को रिमूव कर दिया गया कि ये जो है हमारा आर्टिकल 91A के विपरीत जा रहा है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है और सरकार इसका बेजा दुरुपयोग कर रही है, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो एक तो 66A की कहानी याद रखना, 66A क्या है। दूसरा, इसकी एक धारा जो अभी बिल्कुल रिसेंटली विवादग्रस्त हो चुकी है, वो है धारा 79, बहुत महत्वपूर्ण है।
अभी 1-1.5 महीने पहले की घटना है 79 के संदर्भ में। धारा 79 दरअसल इसमें एक प्रावधान करती है, और इस 79 में एक बात है, सेक्शन 79, ये भी संशोधन करके शायद 2000, हाँ नहीं, 2009 में बाद में संशोधन करके जोड़ी है। इसमें क्या बोला गया है, एक शब्द है सेफ हार्बर, हाँ ये शब्द है। सेफ हार्बर, धारा 79 सेफ हार्बर की अवधारणा को स्थापित करती है। सेफ हार्बर दरअसल एक ऐसी अवधारणा है जो जितने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट में इन प्लेटफॉर्म की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मतलब सेफ हार्बर मतलब क्या है, उनको संरक्षण दिया गया है, किनको, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार कौन है इसके लिए, यूजर। हमने फेसबुक पे कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत बात लिख दी, या कोई फर्जी न्यूज फैला दी, यूट्यूब पे एक वीडियो बना के डाल दिया कि फलाना ढिकाना, फेक न्यूज, झूठा वीडियो डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, हो सकता है इससे दंगे भड़क जाए, किसी की मानहानि कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार उसको नहीं बोल सकती कुछ। ये सेफ हार्बर क्लॉज। सेफ हार्बर क्लॉज दरअसल क्या है, पोस्टमैन की अवधारणा को बताता है। भाई आपको किसी ने चिट्ठी में गाली लिख के दी, पोस्टमैन ने आपको चिट्ठी दी और आप पोस्टमैन के मारो, तो इसमें पोस्टमैन की तो कोई गलती नहीं है। ये अवधारणा 79 बहुत महत्वपूर्ण है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक टाइप से क्या है, कवच प्रदान करती है कि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। भाई फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी फेक न्यूज है, कौन सी बात से गलत है, कौन से दंगे फैल सकते हैं, कुछ इनकी कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस हिसाब से पोर्नोग्राफी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इस पर भी ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं। तो सरकार ने भी अभी क्या है, इन प्लेटफॉर्म पर दबाव डालने के लिए क्या बोला है कि अभी आईटी एक्ट में संशोधन कर रही है सरकार, तो बोला है कि हम इस क्लॉज पर विचार कर रहे हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं या इसको रिवाइव करेंगे। ये एक टाइप से सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दी गई धमकी है कि यदि तुम इसमें नहीं कर सकते हो। भाई फेसबुक आसानी से पता कर सकता है, जब एआई टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है। अमेरिका में फेक न्यूज नहीं फैलाता फेसबुक, अमेरिका में यूट्यूब फेक न्यूज को रोकने के लिए बहुत उसने सिस्टम लगा के रखा। भारत जैसे देशों में इनका कोई सिस्टम नहीं है, तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जिसको जो मना रहा है यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पे अपलोड कर दे रहा है। इन मीडिया प्लेटफॉर्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये सेफ हार्बर क्लॉज का उपयोग करके अपने खिलाफ होने वाली किसी भी कार्रवाई से बच जाते हैं। तो देखो ये धारा 79 थी, सरकार ने कहा है कि हम इस 79 को फिर से रिवाइव करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब लेकिन सवाल है, जिम्मेदारी तुम तय कैसे करोगे? फेसबुक का सर्वर तक तो भारत में है नहीं, और फेसबुक का कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये केवल एक सर्विस प्रोवाइडर है। किसके खिलाफ कार्रवाई करोगे? तुम इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन भी नहीं कर सकते, कर सकते तो फिर क्या ही बात थी। तो तुम तो बस ये शब्द याद रखना, सेफ हार्बर क्या है, धारा 79 में लिखा है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर जो कंटेंट है उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि जो कंटेंट है, जो यूजर है, वो उसके लिए जिम्मेदार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि जो 1/3 अकाउंट है वो फेक है, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और ये फेक अकाउंट ही क्या है, सारा गड़बड़ करते हैं, फर्जी न्यूज फैलाते हैं, किसी को गाली बकते हैं, किसी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है, जबकि इनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। फेक यूजर्स को हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हटा सकते हैं, लेकिन क्या है, वही तो उनके आय के मुख्य स्रोत है। जितने ज्यादा अकाउंट रहेंगे, जितने ज्यादा फेक न्यूज, जितना ज्यादा प्रचार प्रसार होगा, वही उनके आय का जरिया है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं। तो ये धारा 79 याद रखना, 66A याद रखना, धारा 79 याद रखना। फिर इसमें एक और है,
देखो ये जो एक है धारा 3, धारा 3 डिजिटल सिग्नेचर की वैधता, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर की वैधता इस अधिनियम के तहत आई है। भाई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है? पीडीएफ फॉर्म में भी आप कोई डाटा कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई डाटा प्रस्तुत कर सकते हो। पहले तो आपको प्रिंट आउट निकाल के देना पड़ता था। तो इस अधिनियम के तहत क्या है, डिजिटल रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता दी गई। डिजिटल सिग्नेचर समझ रहे हैं ना, कि जो आपके सिग्नेचर है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका उपयोग किया जा सकता है, तो डिजिटल सिग्नेचर को भी ये मान्यता देता है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, धारा 66A, धारा 79, धारा 3। बाकी क्या है, 66 के बहुत सारे क्लॉजेस हैं, 66A, B, C, D, E, F अलग अलग हैं। जैसे 66A हमने क्या देख लिया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने संबंधी प्रावधान है, इसमें सजा का प्रावधान है। 66B ये क्या है, कंप्यूटर संसाधनों की चोरी करने, कंप्यूटर संसाधनों की चोरी करने पे दंड का प्रावधान करता है। 66C आइडेंटिटी थेफ्ट, पहचान की चोरी होगी, किसी ने किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट की तो उसके लिए सजा होगी 66C के तहत। फिर 66D कंप्यूटर का उपयोग करके छल किया, धोखा दिया, वही 420 आईपीसी की 420 होता था ना, धोखाधड़ी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर डिवाइस का उपयोग करके आप किसी को धोखा दे रहे हो। 66E एकांतता भंग करने के लिए दंड, एकांतता भंग करने के लिए दंड। और 66F है साइबर आतंकवाद के लिए दंड, साइबर आतंकवाद के लिए दंड। 67 है अश्लील सामग्री के लिए दंड, अश्लील सामग्री के लिए दंड, अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन के लिए दंड। और 67A भी अश्लीलता से संबंधित अपराधों के लिए दंड की बात करता है। 67A और 67B ये तीनों अश्लीलता से संबंधित हैं। 66 अश्लीलता सामग्री फैलाने के लिए दंड है, 67B वो 67A कामुकता सामग्री के लिए, और 60C याद रखना बच्चों में अश्लीलता या अश्लील सामग्री परोसने के लिए या आपत्तिजनक कंटेंट फैलाने के लिए दंड का प्रावधान करता है। ठीक है ना, तो देखो ये कुछ अपन को पूरी धारा तो याद नहीं रखना है, लेकिन कम से कम इतनी 3-4 धाराएं तो इसमें याद रखना है। लेकिन पहले भी बताया कि आईटी अपराध, साइबर अपराध रोज नए नए रूप ले रहे हैं, ये सब पुराना हो चुका है। आइडेंटिटी थेफ्ट तो ठीक है हो रहा है, लेकिन अब नहीं, अब जैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी अभी सबसे ज्यादा विवादित है करंट में। डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप क्या है कि भाई किसी के वीडियो को भी मॉर्फ करके उसके मुंह से आप कुछ भी बुलवा सकते हो। अभी जैसे नरेंद्र मोदी का एक गरबा खेलने का वीडियो वायरल हो गया, लगी नहीं लगी नरेंद्र मोदी नहीं है वो। तो अभी तो जो सोचो प्रारंभिक स्टेज पे, और धीरे धीरे डीप फेक ऐप आ गई है, आप उसमें किसी का भी वीडियो डाल के कुछ भी। अभी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का अश्लील वीडियो डीप फेक टेक्नोलॉजी के तहत वायरल हो गया, तो सरकार आनन फानन में फिर कार्रवाई करी और डीप फेक के लिए अपराध घोषित करने की प्रावधान किया जा रहा। हालांकि अभी कोई अपराध नहीं है, कोई डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए या पाया गया किसी ने डीप फेक वीडियो बनाया, तो किस अपराध के, किस अधिनियम के तहत सजा दोगे? इसी किसी में पकड़ के लाना पड़ेगा। कोई नहीं, डीप लर्निंग, डीप फेक, इतनी तेजी से नए नए अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है कि एक्ट को तो समझ ही नहीं, जब तक एक्ट बना के वो लाते हैं तब तक नए टाइप का अपराध आ जाता है। ठीक है ना, तो ये एक हमारा मेन एक्ट है, आईटी एक्ट।
फिर देखो, एक तो आईटी एक्ट है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एक संस्था है जो साइबर अपराध को रोकने के लिए गठित की गई है, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। भारतीय कंप्यूटर भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इमरजेंसी रिस्पांस टीम, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सर्ट इन कहते हैं, CERT, सर्ट इन, सर्ट इन। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सर्ट इन। सर्ट इन क्या है कि भारत में होने वाले किसी भी साइबर हमले, उसमें चाहे फिशिंग हो, चाहे हैकिंग हो, कोई भी हो, उसके लिए ये क्या है, एक नोडल एजेंसी है। सर्टेन साइबर हमलों को रोकने, नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी, साइबर हमलों को रोकने के लिए इस नोडल एजेंसी है, और इसका गठन 2004 में किया गया, मुख्यालय दिल्ली में है। 2004 मुख्यालय दिल्ली। सर्ट इन, भारत पे कोई भी साइबर अटैक होता है, सर्टेन उसके लिए, सर्टेन सीधे मामला सर्टेन के पास आएगा। जैसे है ना कि भाई, उनने कहा कि हमारी खुफिया एजेंसी, उनने कहा एक रॉ है जो अंतरराष्ट्रीय मामलों को देख रही है, आईबी इंटरनल सिक्योरिटी को देख रही है। जैसे स्टेट पे कोई हमला होता तो पुलिस, उन्होंने कहा कि सबसे पहले पुलिस रिस्पॉन्स करेगी। तो भारत पे किसी भी प्रकार का साइबर अटैक होगा तो उसको विफल करने की जिम्मेदारी कौन होगी, सर्ट इन की। सर्ट इन ही सब कुछ, मतलब नोडल एजेंसी है। यदि आईटी, आप साइबर अपराध से संबंधित भारत सरकार के प्रयासों को लिख रहे हैं तो सबसे पहले आईटी एक्ट लिखोगे, और दूसरा सबसे मेन संस्था कौन है, सर्ट इन, सबसे मेन पूरे भारत में यदि किसी भी, सीधे सी के पास आएगा मामला, फिर ये देखेगी क्या करना है, पूरी जिम्मेदारी किसकी है, सर्ट इन की। अलग अलग रिस्पॉन्स टीम है ना, कि जैसे आपदा प्रबंधन के लिए सरकार ने एनडीआरएफ बना के रखा है, कि कोई भी आपदा आएगी सबसे पहले क्या मामला एनडीआरएफ के पास जाएगा, वही नोडल एजेंसी है। तो साइबर अटैक्स को विफल बनाने के लिए कोई नोडल एजेंसी है तो वो है सर्टेन, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, 2004 दिल्ली में इसका मुख्यालय। सर्टेन की तरह इनने एक और बना दिया है, सर्ट FN, ऐसा करके है, CERTN, ऐसा FN। वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद, वित्तीय, देखो सर्टेन भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उसी की तरह पे क्या है ये, फाइनेंशियल। यदि कोई साइबर अपराध क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड हो रहा है, तो ये एक एजेंसी का गठन कर दिया गया है। ठीक है ना। तो मेन तो सर्टेन है, इसका तो बस नाम याद रख लेना कि FN यदि आ जाए तो समझ लेना फाइनेंस, एस का मतलब फाइनेंस है, वित्त से रिलेटेड, ये इसी के अंडर है। मेन तो सर्टेन ही है हमारी पूरी जो भी अपराध होगा उससे निपटने के लिए। ठीक है, तो पहला आईटी एक्ट बताओगे, दूसरा सर्ट इन नोडल एजेंसी है, तीसरा इसमें है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसको कहते हैं I4C, I4C, भारतीय अपराध समन्वय केंद्र, I4C। इसका गठन
2018 में 2018 में गृह मंत्रालय के अधीन किया गया है। 2018 गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय। I4C 2020 में है क्या इसकी स्थापना? ठीक है, 2020 लिख लेना। और देखो, भारतीय अपराध समन्वय केंद्र समन्वय करेगा। किसका समन्वय करेगा? ये अंतर एजेंसी समन्वय केंद्र के रूप में काम करेगा। अंतर एजेंसी समन्वय केंद्र, अंतर एजेंसी समन्वय केंद्र के रूप में काम करेगा। अंतर एजेंसी समन्वय केंद्र के रूप में काम करेगा मतलब क्या है? जो भी अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध हो रहा है उससे संबंधित कोई भी चीज को एनालाइज करने के लिए ये एक संस्था बनाई गई जो विभिन्न देशों से संपर्क स्थापित करके और उस पर काम करेगा। I4C साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। 2020 अंतर एजेंसी समन्वय केंद्र के, ठीक है, देख लेना, गूगल कर लेना जो भी है डेट। काम याद रखना क्या है? अंतर एजेंसी समन्वय केंद्र के रूप में इसका काम है ये। ठीक है, तो I4C। फिर एक तीसरा यहाँ पे काम किया गया है, राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। कंफर्म कर लेना, गूगल कर लेना I4C कब बना है। राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। रिपोर्टिंग पोर्टल, राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल 2019 में इसकी शुरुआत की गई है। और ये क्या है? नागरिकों का ऑनलाइन 2019 में इसकी शुरुआत की गई है। और दरअसल ये क्या है कि नागरिकों के लिए साइबर अपराध रिपोर्टिंग का एक पोर्टल है। साइबर अपराध के लिए रिपोर्ट करने के लिए रिपोर्ट का पोर्टल। देखो, www.cybercrime.co.in ऐसी एक वेबसाइट है, cybercrime.gov.in। हाँ, www.cybercrime.gov.in ये एक वेबसाइट बनाई सरकार ने 2019 में। क्या बनाई? दरअसल होता क्या था कि जैसे आपके साथ साइबर क्राइम हुआ, आपके खाते से 10,000 रुपए किसी ने काट लिया। अब आप पुलिस के पास जाओगे तो पुलिस के भी बस की तो कुछ बात नहीं है। मान लो साइबर शाखा है पुलिस की, उसने थोड़ा बहुत देखा और पता चला, बहुत यदि निम्न लेवल का अपराध है तो पता चला कि भाई बिहार के किसी जिले से ये साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया गया है। आपके पास फोन आया और ऐसा वैसा बात करी तो उनने जो नंबर को ट्रेस किया, नंबर ट्रेस करके क्या आया कि बिहार के पास एक जगह है, वहां से अपराध किया गया। तो सामान्यतः होगा क्या कि यहाँ से एक पुलिस की टीम जाएगी वहां पर उसको उठाने, वहां पर जाएगी, वहां की बिहार की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करेगी कि हम ये व्यक्ति के खिलाफ अपराध हुआ है और इसके खिलाफ ये मामला है, इसको लेने जा रहे हैं। ठीक है ना? अब इतने संसाधन नहीं है पुलिस के पास कि एक अपराध के लिए एक अपराध हुआ 10,000 रुपए का क्राइम और उसके लिए क्या है एक टीम बना के बिहार भेज दे। इतनी अच्छी भी नहीं है पुलिस, इतने संसाधन, इतने तो पुलिस वाले नहीं उनके पास। रोज अपराध हो रहे थे तो पूरे पुलिस वाले भारत के अलग अलग हिस्सों में चले जाएंगे और फिर वहां जाके बिहार पुलिस कितना कोऑर्डिनेशन करेगी, उनको ढूंढना पकड़ना संभव है। पहली बात तो पुलिस वाले जाएंगे ही नहीं। तो सरकार ने क्या है, एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है कि आपके खिलाफ कोई भी क्राइम हो रहा है इस पे आके आप दर्ज करो। अब इसकी दिक्कत है कि ये बिहार पुलिस को ट्रांसफर करेगा और बिहार पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है कि आपके खिलाफ कोई भी शिकायत हो तो आपको ये राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के लिए इस पे आप अपना
शिकायत दर्ज करा सकते हो। 2019 में ये लाया गया है। फिर साइबर सुरक्षा नीति। साइबर सुरक्षा नीति। साइबर सुरक्षा नीति। ये साइबर सुरक्षा नीति सबसे पहले 2013, फिर 2020 और 2023 में आ रही है, बन रही है अभी 2023। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। अब साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या, पॉलिसी में तो लंबी चौड़ी बातें लिखी रहती है कि ऐसा ऐसा करेंगे हम, देश में उनने का एक रिस्पॉन्स टीम बनाएंगे, साइबर अपराध को रोकने के लिए करेंगे, साइबर लिटरेसी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तमाम तरह की बातें की जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखना, हाँ, भारत में साइबर सुरक्षा नीति है और ये अपडेट हो रही, नई नीति बन रही है 2023 में। 2020 में ही इसको फिर से बनाया गया था, अब 2023 में फिर से बना रहे हैं साइबर सुरक्षा नीति। फिर इसमें एक और लिखना, बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन क्या है? ये दरअसल क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संधि है साइबर क्राइम को रोकने के लिए, एक अंतरराष्ट्रीय संधि। साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि। अंतरराष्ट्रीय संधि। ये जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है, ये 2001, 2001 में ये जिसको कहना चाहिए भारत ने इस पे हस्ताक्षर किए, और ये 2004 से लागू है। 2001 में हस्ताक्षर और 2004 से ये लागू है, बुडापेस्ट कन्वेंशन। क्योंकि देखो क्या है, साइबर अपराध ऐसा तो है नहीं कि लोकल में है। ऑस्ट्रेलिया में कोई व्यक्ति बैठे भारत की वेबसाइट को हैक कर दे, भारत में कोई बैठा व्यक्ति अमेरिका में साइबर क्राइम कर दे। तो एक बुडापेस्ट कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय संधि है, कहीं सभी देश आपस में मिलकर साइबर अपराध को खत्म करने के लिए सहयोग देंगे एक दूसरे को। आपको जरूरत होगी तो हम मदद करेंगे और हमको जरूरत होगी तो आप मदद करेंगे। तो एक बुडापेस्ट कन्वेंशन है अंतरराष्ट्रीय संधि, जिस जिस देश ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं वो सब आपस में एक दूसरे को मदद करेंगे। बुडापेस्ट कन्वेंशन याद रखना, साइबर अपराध रोकने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि। फिर है साइबर सुरक्षित भारत। साइबर सुरक्षित भारत। साइबर सुरक्षित भारत। ये दरअसल क्या है, 2018 में शुरू की गई ये एक जिसको कहना चाहिए इनिशिएटिव है, पहल। 2018 में 2018 में सरकार की जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान है, उस राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान के तहत ये एक पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के आधार पर शुरू की गई है। और इसका उद्देश्य केवल क्या है, जागरूकता, शिक्षा और सामर्थ्य, तीन है। जागरूकता, शिक्षा और सामर्थ्य। सामर्थ्य, ये तीन पिलर है साइबर सुरक्षित भारत के। फिर एक और शब्द है, ये दरअसल केरल में ये अवधारणा लाई गई, साइबर डोम। केरल सरकार की है साइबर डोम। साइबर डोम क्या है? केरल पुलिस विभाग का एक तकनीकी अनुसंधान और विकास केंद्र है। केरल पुलिस विभाग का केरल पुलिस विभाग का
एक तकनीकी अनुसंधान और विकास केंद्र, एक तकनीकी अनुसंधान व विकास केंद्र, तकनीकी अनुसंधान व विकास केंद्र है साइबर डोम, जो क्या है, साइबर अपराधों को रोकने की दिशा में एक केंद्रीकृत प्रयास है कि वहां के जितने भी पुलिस स्टेशन है सबको साइबर अपराध से संबंधित जानकारी, सारे मामले केंद्र में आएंगे। डोम मतलब क्या है ना कि पूरा कवच बना लिया है उनने। तो इस पे तो यूपीएससी ने 150 शब्द का क्वेश्चन भी पूछ सका है। साइबर डोम की अवधारणा केरल विभाग, केरल पुलिस विभाग ने जो चलाई है, तो आपको याद रखना साइबर डोम क्या है, केरल पुलिस विभाग का है। और इसमें हाँ, ये केरल सरकार द्वारा ही एक सम्मेलन आयोजित कराया जाता है। केरल सरकार ही एक सम्मेलन आयोजित करती है, जिसको देखो इस रूप में लिखते हैं, छोटा सी ओ सी ओ एन। ये क्या है, केरल सरकार द्वारा, केरल सरकार द्वारा आयोजित साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा व हैकिंग पर होने वाला वार्षिक सम्मेलन है ये, वार्षिक सम्मेलन। ये कोच्चि में हुआ था 2023 में। फिर एक और एप्लीकेशन बनाई है आर्मी के द्वारा, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, SAI। सिक्योर एप्लीकेशन, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, इंटरनेट। ये क्या है, ये आर्मी द्वारा, इंडियन आर्मी द्वारा 2020 में, आर्मी द्वारा 2020 में साइबर सुरक्षा से संबंधित एक मोबाइल एप्लीकेशन है। साइबर सुरक्षा से संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन, साइबर सुरक्षा से संबंधित एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है ना। तो देखो इतनी चीज है भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित। और 79 तो बता ही दिया, सेक्शन 79 में जो सेफ हार्बर की अवधारणा, उसको भी सरकार ने समाप्त करने की धमकी दी है। और सोशल मीडिया ऐप पे सरकार ने क्या बोला है कि भारत में जितनी सोशल मीडिया ऐप है उनके लिए बोला है कि वो एक चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर को स्थापित करें, एक चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर, ऑफिसर या रेसिडेंट ग्रीवांसेस ऑफिसर या नोडल सेंटर प्रोसेस। ले देखे क्या है ना, सरकार ये कह रही है कि सोशल मीडिया ऐप पर यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत करनी है तो कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति तो बताओ कि भाई यदि कार्रवाई नहीं हो पाती है तो जिम्मेदार व्यक्ति है ये। तो उनने बोला एक नोडल ऑफिसर हो जो शिकायतों को देखे कि यदि फेसबुक पर किसी व्यक्ति ने शिकायत की है, तो अभी तो सब क्या है, उनका ऑनलाइन चल रहा है, एआई टेक्नोलॉजी पर आधारित है, किसी ने बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग की तो उस पर फेसबुक प्रतिबंध लगा देती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जानी चाहिए, अब अनिवार्य कर दिया गया है प्रत्येक सोशल मीडिया साइट में। दरअसल क्या है ना कि ये जितना भी डिजिटल हो रहा है, अब भाई आप यूज कर रहे हो, पेटीएम का यूज कर रहे हो, मोबाइल वॉलेट का यूज कर रहे हो, आप मनी ट्रांजेक्शन के लिए विभिन्न ऐप का उपयोग कर रहे हो,
हर चीज बुकिंग ऑनलाइन, आपने कहीं जाना है तो ओला से टैक्सी बुक कर ली, सब कुछ बढ़िया है, बहुत आपकी सुविधा है। लेकिन जिस दिन आपका इसमें पैसा फंसेगा उस दिन पता चलेगा कि कहीं कोई सुनवाई नहीं। वास्तविकता है ये है। मतलब आपने पेमेंट कर दिया, मान लो सामने वाले का पेमेंट नहीं पहुंचा, अब क्या करोगे? भाई आपने किया, पैसा नहीं पहुंचा, या पैसा पहुंच गया तो वो आपको सही से सर्विस नहीं दिया। जैसे आपने ओला से टैक्सी बुक करी, टैक्सी वाला आया नहीं आया, टाइम के बाद भी आया, आपने पेमेंट कर दिया, अब पैसे वापस लेना, तब पता चलेगा कि किसके पास जाओगे। कोई है ही नहीं। उनने ज्यादातर, ये जो ऑनलाइन ऐप है इनने क्या है, अपने चैटबॉट ज्यादातर स्थापित कर दिए है। उनको संपर्क करो, उनको फोन लगाओ, चैटबॉट को क्या ही तुम समझाओगे, क्या ही बताओगे। उनने ऐसा नहीं कि ग्रीवेंस का सिस्टम नहीं, ग्रीवेंस का सिस्टम है, आपकी शिकायतों के लिए उन्होंने अलग से बना के रखा, अलग से पोर्टल भी बना के रखा है। लेकिन उन पोर्टल पर सुनवाई नहीं करोगे तो किसके पास जाओगे? वहां यदि सुनवाई नहीं होती है तो किसके पास जाओगे? आप फिर सोचोगे यार ठीक है, 1,000 रुपए तो 1,000 रुपए के लिए कौन माथापच्ची करे। लेकिन सोचो तो पूरे देश में कितने ऐसे ट्रांजेक्शन होते होंगे जो फेल हो जाते होंगे, फंस जाते होंगे। अपने आप वापस आ गए थे तो ठीक है, नहीं आया था कुछ, मतलब ऐसा आधारभूत सिस्टम है नहीं जो इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी को तय करता है। सब मतलब क्या है, वही है मालिक। पहले ही बताया, एक तो ज्यादातर का भारत में कुछ है ही नहीं ना, सब सर्विस प्रोवाइडर है। भाई फेसबुक, ओला, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, बहुत सारी जो पेमेंट गेटवे हैं, सब भारत के बाहर है। उनका भारत में कुछ है नहीं, सर्वर तो है नहीं भारत में, तो आप किसी पे कार्रवाई क्या ही करोगे? ठीक है ना। तो ये साइबर वर्ल्ड से रिलेटेड इतनी चीजें जो आपको याद रखनी है। ठीक है। अब इसमें नया टॉपिक देखते हैं, ई कॉमर्स वाला पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे अपन ई गवर्नेंस। साइबर वर्ल्ड में इतना ही था अपने लिए। डीप फेक, डीप फेक ऐसा लिख देना कि डीप फेक एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके हम व्यक्ति के अ, हम व्यक्ति के उसको क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज को बदल सकते हैं। या एक ऐसी तकनीक है एआई पर आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक ऐसी तकनीक है जिससे व्यक्ति के वीडियो में मनचाहा छेड़छाड़ की जा सकती है। बिल्कुल सतही तौर पे तो आप ये बता सकते हो, क्योंकि डीप फेक में केवल और केवल क्या है, यही हो रहा है कि जो व्यक्ति का वीडियो है उसको चेंज कर दिया जा रहा है। तो डीप फेक यही है। अब हालांकि वो डीप फेक डीप लर्निंग पर आधारित है, लेकिन आप तो इसका लिखो एआई पर आधारित एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम क्या है, व्यक्ति के वीडियो में मनचाहा छेड़छाड़ कर सकते हैं। सामान्य शब्दों में इतना ही है अपने लिए।